नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे तो आज महत्वपूर्ण मुद्दा तो पश्चिम बंगाल में वह कमिटमेंट के नाम पर जो चुन चुन करके हिंदू को मारा जा रहा है और ममता बनर्जी चुपचाप और केंद्र सरकार भी चुपचाप है, उस पर था। दूसरा, जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है, जैसे कर्नाटक है, वहां पर एक मुस्लिम महिला को तालिबानी तरह से सजा दी गई। जैसे तालिबान में कूड़े मारना, पत्थर मारना जैसे सजा है, हाथ काट लेना, उस तरह से उस महिला को पीटा गया एक भीड़ के सामने। चारों तरफ उसके अपने ही बिरादरी के लोग थे, मतलब मुसलमान थे। केरल, पश्चिम बंगाल में भी अब इस्लामिक कानून लागू हो गया है। बल्कि मैं तो अब पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा मानने पर भी हिचक रहा हूं कि क्या वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि केंद्रीय बल और केंद्रीय कानून वहां पर माना नहीं जा रहा है। तो क्या वो केंद्र के अधीन है या संयुक्त भारत में है? विषय बड़ा गंभीर था, लेकिन सारे समाचार चैनल पर यही विषय है। और आप सबको पता है कि मेरे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विशेषज्ञ दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो अगर मैं भी उसी पर बोलूं तो फिर मेरे अलग होने का क्या मतलब है? इसलिए मैंने आज विषय बदला है। विषय है कि आज सोनिया गांधी के परिवार पर जो प्रवर्तन निदेशालय का संकट गहराया है, वह राजनीतिक द्वेष के कारण है या कानून का मांग है, उसे होना ही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने से पहले एक प्रार्थना और एक सूचना। प्रार्थना यह कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वो समाप्त होता है। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि आज मैं बोलूं और आज ही समस्या समाप्त हो जाए। मेरे एक दिन की वीडियो से हो नहीं सकता, लेकिन एक दिन जरूर होगा। उसी दिन की उम्मीद में मैं राकेश परमार आपके सामने रोज एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आता रहूंगा और आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। ये तो था प्रार्थना। अब सूचना। मित्रों, सूचना यह है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये जो नेशनल हेराल्ड का केस खुला है, इसमें भाजपा का कोई लेने देने नहीं। पहले जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड का केस सबसे पहली बार प्रकाश में आया जब पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और अपने ही मन में रहने वाले, अपने ही चाल में चलने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उस वक्त देश में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार चल रही थी, जिसके अपने पिट्ठू मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए गए थे। निर्णय सारा सोनिया गांधी ही ले रही थी। वो सिर्फ साइन करते थे, या भी बिना पूछे कि किस चीज का पेपर है। उनको सिर्फ कहा गया था कि आप मोहर मारते जाइए, हस्ताक्षर करते जाइए, बाकी हम देख रहे हैं। आप सबने देखा है कि उस वक्त उनकी हैसियत यहाँ थी कि विदेशी राजनयिक जो आते थे वो सोनिया से मिलते थे, मनमोहन सिंह को खड़ा कराया जाता था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती मेरा बेइज्जती है। मैं अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती क्यों करूं? खैर, उनका ही कुछ इज्जत उनके नजर में नहीं था तो मैं क्या करूं। अब वो दिवंगत हो गए हैं तो अब उनके विषय में बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ मृतक आत्माओं को पुण्यात्मा ही कहा जाता है। तो उस वक्त भाजपा शासन में नहीं थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट पर उनका कोई दखल नहीं होगा। जो आज कहा जा रहा है कि इन सब संस्थाओं को मोदी प्रभावित कर रहा है, तो उस वक्त प्रभावित नहीं कर सकते थे। सुब्रमण्यम स्वामी को भाजपा से जोड़ा जा सकता है, तो यह अभी जानने वाले जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी किसी पार्टी के नहीं, उनका किसी पार्टी से कोई संपर्क संबंध नहीं है। वो भाजपा में है और मोदी को रोज गरियाते हैं, मोदी के सारे नीतियों का विरोध करते हैं। तो उनका अपना पार्टी है, अपना इशू है, अपना सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका। वो किसी के खूंटे में बनने वाले आदमी नहीं है। उनको लगता है कि यह करना है तो करना है। वो किसी से ना तो पूछ के करते ना किसी के दबाव में वापस होते हैं। ये सब जानते, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड का एक मामला दायर किया। अब मामला क्या है आप
सुन लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक एनजीओ थी, इसमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था, तो इसमें कुछ बनता नहीं था। कांग्रेस के सभी, मैं बड़ा चिंतित रहता हूं कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफों जैसी बात करने लगता है। उसकी जो बकवास करने वाली प्रवक्ता थी सिरनेत, वो बोली तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना सिंघवी साहब के बात पर हुआ। सिंघवी साहब इस देश के वरिष्ठतम वकील है, कानूनविद है और कानून के जानकार है। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर अफसोस होता है कि राजनीति आदमी को कितना रसातल में उसके विचारों को पहुंचा देती है कि वो अपना कुछ विचार नहीं रखता। जो पार्टी को शूट करेगा या जो पार्टी कहेगा वही करेगा, वो खुद का अपना कोई विवेक खत्म हो जाता है। मामला क्या है जान लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी खोला था, AJL, एसोसिएट जनरल। वो कंपनी अखबार निकालती थी, नेशनल हेराल्ड नाम का। जिस वक्त पंडित जी थे उस वक्त मोबाइल, टीवी और अखबार समाचार का साधन नहीं था, सिर्फ अखबार था। तो वो एक अखबार निकाले। जब प्रधानमंत्री बने तो देश भर में प्राइम लोकेशन पर अनाप शनाप संपत्तियां उनको मिली। दिल्ली के जो ITO पर, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय है, देश भर के अखबारों का दफ्तर है, वो दिल्ली का सबसे प्राइम लोकेशन है। उससे महंगा जमीन कहीं नहीं है, सबसे महंगा है। हम जैसे आदमी खरीद भी नहीं सकता। किराए पर लेने के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। वहां नेशनल हेराल्ड की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उतनी बड़ी बिल्डिंग पार्लियामेंट ही है। अभी उसमें पासपोर्ट कार्यालय का और कई कार्यालय चल रहे हैं। उसी तरह से बॉम्बे में, पुणे में, कोलकाता में, हर जगह प्राइम लोकेशन पर उनकी बेशुमार संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड की जो ALJ के नाम से पंजीकृत है, उसका मालिकाना हक उस पर। हर अखबारों के साथ 2008 में भी यह अखबार बंद हो गया, क्योंकि अब प्रिंट मीडिया में कुछ रहा नहीं है। और पंडित जी इसको कमाने के उद्देश्य से खोले भी नहीं थे। जवाहरलाल जी का उद्देश्य सूचना की वजह से था, और जो नेशनल हेराल्ड को चलाते थे उनका उद्देश्य भी चलाना नहीं था। नहीं तो आजकल दैनिक जागरण अखबार चल ही रहा है, कहाँ बैन हो गया है। सरकार का संरक्षण है, उसको मिलता है, हेराल्ड को भी मिलता, लेकिन हेराल्ड बंद हो गया। अब जब कोई दुकान बंद हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी, कुछ होगा। नेशनल हेराल्ड पर कोई 90 करोड़ रुपया का या 90 लाख रुपया का फिगर, मुझे बहुत ध्यान एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वो एक उस पर कर्जा था। सोनिया गांधी ने उस कर्जे को कांग्रेस पार्टी के फंड से दे दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि पार्टी का फंड सोनिया गांधी का निजी फंड नहीं था, वो पार्टी के काम के लिए था। और नेशनल हेराल्ड पर कर्जा पार्टी का कर्जा नहीं था, नेशनल हेराल्ड अखबार का कर्जा था। दोनों बातें बड़ा तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि हेराल्ड कांग्रेस का मुखपत्र नहीं था। हेराल्ड एक अपना अलग अखबार था, सूचना के लिए लोगों के, जैसे हम लोग और अखबार पढ़ते हैं। तो पार्टी फंड का पैसा उसमें इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। अभिषेक मनु सिंघवी क्यों नहीं इस बात को समझे, मैं नहीं समझ पा रहा। एनीवे, उन्होंने उसको दे दिया। उसके बाद सोनिया गांधी ने एक और कंपनी फॉर्म की, जिसके सर्वे सर्वा सोनिया जी और राहुल जी बने। उस कंपनी ने 50 लाख रुपए में उस नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर के अधिग्रहण कर लिया, मतलब खरीद लिया। कई 100 नहीं, कई 1000 करोड़ की संपत्ति है। मतलब जो अनुमानित लागत सर्किल रेट के हिसाब से है, वो 2000 करोड़ से ऊपर का है। हालांकि अब बहुत कम है, मैं समझता हूं कि 2,00,000 करोड़ से ऊपर होगा। मेरे को फिगर कहने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी फिगर सोचने की भी एक लिमिटेशन है। और वो संपत्तियां बेशकीमती है, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई रेट नहीं है, मुंह मांगा रेट है। जितने में लोग मांगे उतने में मिलेगा। लेकिन सर्किल रेट जो पहले वाला था, उससे 2000 करोड़ का वो संपत्ति है, जिसको 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बनी उस फर्म ने ले लिया। अब इसमें तो अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ रहा है कि भैया जो 90 लाख या 90 करोड़ का उस पर कर्जा था, कर्जा उस कंपनी के ऊपर था जिस कंपनी की हजारों करोड़ की बेकूफ अकूत संपत्तियां थी और लाखों करोड़ रुपया किराए में आ रहा है। तो जब लाखों करोड़ रुपया किराए में आ रहा है तो पैसा कहां जा रहा है?
क्योंकि भारत का पासपोर्ट कार्यालय वहां मुफ्त में तो चल नहीं रहा, किराया देता होगा। आईटीओ पर है, हमारे घर से बगल में ही हम लोग जाते हैं। मेरा जो लाइसेंस रिन्यूअल हुआ था उसी ऑफिस से हुआ था। तो मैं गया तो एक भी दुकान खाली नहीं, एक भी कार्यालय खाली नहीं, और लाखों के रुपये किराया देने वाले हैं। तो जिस अकेले एक आईटीओ के बिल्डिंग का करोड़ों रुपया, लाखों रुपया किराया आता होगा, उस पर इतना रुपया कर्जा चढ़ा कैसे? पहले तो यही जांच का विषय। मान लेते हैं चढ़ गया, तो लाखों रुपया किराया को कांग्रेस पार्टी ने अपने कोष से क्यों दिया? क्या संबंध था नेशनल हेराल्ड और एरियल कंपनी का कांग्रेस से? अच्छा, उसको दे दिया, वो निपट गया। तो उस पूरी कंपनी को मुफ्त में अधिग्रहण 50,000 या 50 लाख में कैसे कर दिया गया? उसका अधिग्रहण से कई हजार करोड़ की संपत्ति निजी संपत्ति बन गई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। लड़ाई यह है, मतलब लड़ाई यह है कि आप 50 लाख रुपया दे करके 50 लाख करोड़ की संपत्ति को कब्जा लिया। यही चंद्रा सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस डाला था, और कोर्ट तब इस केस को एक्सेप्ट किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भाजपा कहीं नहीं थी। और तब से धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि हमारा कानून कछुआ गति की चाल चल रहा है, और अब ही आया हुआ है। यह बात कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बता रहा, वो खुद सूट कर रहा है कि कांग्रेस को बर्बाद करने, कानून से फंसाने की चाल है। ईडी भाजपा का एक्सटेंशन ऑफिस हो गया है। इसमें कोई यह बात नहीं बता रहा है कि ईडी के सामने जब केस आया था उस वक्त भाजपा शासन में थी ही नहीं, कांग्रेस शासन में थी। यह बात सबको समझने वाली बात है। अब आइए एक और मामला, उसको भी जो लोग गांधी परिवार से संबंधित है। आज प्रियंका गांधी के पति सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजा जी को ईडी ने सम्मन किया था। वो भी कैसा मामला? वो भी कुछ इसी तरह का मामला है। वहां भी रावत वाड्रा ने कहा कि भाई जब जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो ये लोग मुझे सम्मन कर देते हैं। मेरे को बड़ी हंसी है, बहुत दिन से मैं हंसा नहीं था, क्योंकि देश की इतनी हालात व्यवस्था है कि आप हंस कहां पा रहे हैं। लेकिन रावत वाड्रा के उस बयान से मुझे अचानक हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? भाई वो भारत के नागरिक है, प्रश्न पूछ सकते हैं, वो कोई भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात है। अपना नाम रावत रखे हुए हैं, लेकिन है तो यहीं ठटेरा जो मुरादाबाद पीतल नगरी के, तो और कहीं के तो है नहीं। पीतल नगरी है मुरादाबाद, यहाँ हमारे दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। अब वो रावत फावट अपना नाम रखे, जॉन फोन, वो अलग बात है, उनकी अपनी मजबूरी या जरूरी हो सकती है, वहां मैं नहीं जा रहा, लेकिन है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के, और भारत के नागरिक होने के नाते प्रश्न पूछना उनका राइट है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, मैं भी तो भारत का नागरिक हूं। लेकिन मैं हंसा क्यों वो आपको बताऊं। रावत वाड्रा के पत्नी जी, रावत वाड्रा के साले जी और पूजनीय शाह जी तीनों अभी संसद को सुशोभित कर रहे हैं। उनकी पूजनीय शाह जी राज्यसभा में सुशोभित कर रही हैं, और पत्नी और साले साहब लोकसभा में हैं। अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरा बवाल है, कांग्रेस भी सवाल पर सवाल दाग रही, सुप्रीम कोर्ट तक गई है। लेकिन ये तीनों के तीनों लोग संसद में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। एक भी प्रश्न सरकार से नहीं पूछा कि वक्फ अमेंडमेंट क्यों लाए हो, क्या कर रहे हो, क्यों नुकसान कर रहे हो। उससे भी बड़ा हंसी का बात और चिंता का बात है कि जब वह बिल पर मतदान हुआ, इन तीनों लोगों ने मतदान भी नहीं दिया। तो जिनको चुन करके प्रश्न पूछने के लिए भेजा गया है परिवार का, वो तो प्रश्न पूछ नहीं रहे, और जिनको कुछ नहीं पूछा जा रहा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे आपकी इंटरनल लड़ाई है, राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहते हैं कि मेरे को नेता जल्दी बनाओ, वो मामला अलग है। क्योंकि आप पर भरोसा गांधी परिवार को नहीं हुआ, अपने घर के चमचे पर हुआ, अपने घर के वफादार उस इंसान पर हुआ जो पंजाब का है। आप घर के हैं तो नहीं हुआ। मतलब आप पर राहुल, सोनिया, प्रियंका तीनों भरोसा नहीं करते, मैं कैसे प्रश्न भरोसा कर लूं कि भाई आप प्रश्न पूछ रहे थे। खैर, प्रश्न वाला मामला अलग थे। उनसे ईडी क्या पूछना चाहती है वो आपको बता देता हूं। जैसे कि नेशनल हेराल्ड का मामला था ना, 50 लाख में 50 लाख करोड़ की संपत्ति को हथिया लिया गया, वही मामला रावत वाड्रा पर भी है। गुड़गांव में रावत वाड्रा ने 3.5 एकड़ एक जमीन लिया 7.5 करोड़ रुपया में। जो बिल्कुल उचित बात है, रावत के पास 7.5 करोड़ होगा और हरियाणा में जमीन होगा, वो ले लिया। मेरे पास होता मैं ले लेता, इस यहां तक कहीं कोई अपराध नहीं है। रावत वाड्रा ने जैसे वो जमीन खरीदा, हुड्डा सरकार ने अगले दिन उस पर कॉलोनी बनाने का परमिशन दे दिया, मतलब लैंड यूज चेंज कर दिया। लैंड यूज चेंज का बड़ा खेल है, जो दिल्ली और आसपास में रहते हैं उनको पता होगा। लैंड यूज का मतलब होता है कि ये खेती की जमीन है तो उसका खेती का रेट होगा, उसको होटल बनाने की परमिशन मिल जाएगी, जमीन का दाम सोने जैसा हो जाएगा। लैंड यूज हो गया। लेकिन रावत वाड्रा ने उस पर 3-4 महीने तक कुछ नहीं किया।
4 महीने में उन्होंने डीएलएफ को वो जमीन 58 करोड़ में बेच दिया। 7.5 करोड़ की संपत्ति को 58 करोड़ में 4 महीने में बेच दिया। इतनी ज्यादा मुनाफा बढ़ गया, जबकि गुड़गांव में तब जमीन की रेट इतनी बुरी थी कि जो लोग 3 लाख में ले रहे थे वो 2 लाख में बेच रहे थे। जहां पर रावत बढर ने लिया है, मेरे एक मित्र ने 3.5 लाख में जमीन लिया था, उसको 1.5 लाख में भी कोई नहीं पूछ रहा है। आज भी स्थिति वही है, क्योंकि वो लैंड यूज चेंज वाला मामला रुक गया और वो उसी आधे में जाकर के जमीन लिया था कि रावत बढर ने यहाँ लिया हुआ प्रॉपर्टी कर रहे थे। ये प्लॉट देख रहे बड़ी वाली, हाँ ये रावत बढर ने खरीदा है, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, मॉल बनेगा। इन्होंने कहा चलो मैं भी रातों रात धनी हो जाऊंगा। लेकिन रावत बढर का 7.5 करोड़ का 85 करोड़ दे गया, इसका 3.5 लाख रुपये का 1.5 लाख रुपये में नहीं मिल रहा है। बेचारा राम नाम जप रहा है कि कोई जमीन ले ले। अब उसी पर रावत बढर कर रहे हैं। ईडी ने सिंपल पूछा कि भाई ऐसी क्या आग लगी थी जमीन में, क्या सोना हीरा चांदी जमीन के अंदर से निकल गया कि 7.5 करोड़ की संपत्ति को 85 करोड़ में डीएलएफ ने ले लिया। अब रावत बढर तो ये बता नहीं रहा कि भाई चूंकि मेरा सास सर्वे सर्वाधिक सरकार उन्हीं के नेतृत्व में चल रही थी, उन्हीं के इशारे पर चल रही थी, तो मेरे को तो वैसे ही 58 करोड़ दे देता। वो तो मेरी गलती है कि उसको जमीन दे दिया। लेकिन 58 करोड़ रुपया ऐसे दे देता, तुम खाते में नहीं डाल पाते। ऐसे तो कितने लोग 5800 करोड़ रुपये दिए होंगे, क्योंकि घर के चपरासियों के लिए भी BMW महंगी वाली चल रही है, वो फ्री में थोड़ी चल रही है। आज रावत बढर ने एक और हास्यास्पद बात किया। अपने घर से सुजान सिंह पार्क में उनका महल है, वहां से ईडी ऑफिस 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। वो पैदल ही आ गए थे। उनके घर के चपरासी सब्जी लाने मर्सिडीज BMW के टॉप मॉडल में चलते हैं, टॉप मॉडल 7Q में। पूरा स्टाफ को BMW दिया है। हमारे भी कई लोग जानने वाले हैं जो उनके कंपनी में काम करते हैं, BMW में आते जाते हैं। और वो स्वयं बेचारा सरकार का सुरक्षा में रहता है, चूंकि प्रियंका गांधी का भतार है तो सरकारी सुरक्षा उसके पास मिली हुई है। NSG की उसकी गाड़ी है, अपना तेल भी नहीं लगने वाला, लेकिन बेचारा पैदल आया। क्यों आया ये तो ही बताएगा। मतलब ड्रामा और दिखावे की पराकाष्ठा है। अब मेरा हेडलाइन था कि गांधी परिवार पर प्रताड़ने का संकट राजनीतिक द्वेष है या कानून का मांग है। इसी पर 2 बात बोल दें तो राजनीतिक द्वेष का तो मतलब नहीं है, क्योंकि जिस वक्त केस पंजीकृत किया गया था उस वक्त वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे और सोनिया गांधी उनका रिमोट कंट्रोल से डिटेक्ट कर रहे थे। रिंग मास्टर वही थी उस सरकार का। मतलब कांग्रेस सरकार के जमाने में ही केस पंजीकृत हुआ, उसमें भाजपा का कहीं कोई योगदान नहीं है। रावत बढर का जो 7.5 करोड़ की संपत्ति को 85 करोड़ में बेचा था, उस वक्त भी भाजपा शासन में नहीं थी। केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में हुड्डा का सरकार थी। दोनों तरफ भाजपा, दोनों डबल एजेंट की सरकार कांग्रेस की ही रन कर रही थी, वहां भी भाजपा नहीं है। मतलब दोनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। केस तब का खुला हुआ है, एजेंसी तो जांचेगी। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कृपा है कि रावत बढर अब तक जेल नहीं गए और सोनिया गांधी अब तक जमानत उनकी टूटी नहीं है। कोई और होता, फ्री एंड फेयर अगर जांच हो गया हो तो ये तीनों लोग जेल में होते, क्योंकि मामला सीधा सीधा जेल का है। अनपढ़ आदमी को समझ में आ रहा है कि भैया कई हजार करोड़ की संपत्ति 50 लाख में हथिया ली, अब बेईमानी है। अब कागज घुमाते रहो, ये फाइल, वो तकनीकी मामला है, सीधा सीधा बेईमानी है, मोरली बेईमानी है। और रावत बढर वाला मामला बेईमानी है कि 7 करोड़ की संपत्ति को 58 करोड़ में बेचा, मतलब 58 करोड़ रुपया घूस लिया था 50 करोड़ रुपया डीएलएफ से। सीधा दिख रहा है, क्योंकि अगर मेरी संपत्ति होती तो वो नहीं देता डीएलएफ वाला, क्योंकि मैं सोनिया गांधी का कुछ नहीं लगता। तो मेरा हेडेक क्लियर हो गया कि यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं, क्योंकि उस वक्त राजनीतिक पावर में भाजपा थी नहीं, और कानून का मांग है, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत था और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था, तो जवाब तो देना बनता ही है। और तीसरा कि इसमें नरेंद्र मोदी का मौन समर्थन है कि भाई तेरी चूक मेरी चूक, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी इस केस में तेजी ला दें और फ्री हैंड कर दे ईडी को और इन दोनों लोगों तीनों लोगों को केस हो जाए, तो जब सरकार पलटेगी, क्योंकि जैसे इन लोगों को जेल होगा नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सिंपैथी हमारे देश में बड़ा काम करता है, और तब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार आएगी, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पूछेगा कि भाई अमित शाह के बेटा का अचानक हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई। तो अमित शाह का बेटा जांच के घेरे में ना आए
और घेरे में इसी तरह से कछुआ चाल चले और चलते चलते फाइल बंद हो जाए, जब लोगों की स्मृति में से बात हट जाए। जैसा भी रावत बढ़ रहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जब ऐसे धीरे धीरे चलेगा, चलते चलते स्मृति पटल से हट जाएगा लोगों को, तो खेल बंद हो जाएगी। क्योंकि 1952 से लेकर के आज तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल को किसी भी मामलों में सजा नहीं हुई है, और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिस पास आमदनी का सीधा कोई स्रोत हो और वो करोड़पति बना हो। उदाहरण देख लीजिए कि कोई नौकरी नहीं करता, 90% तो नौकरी की पात्रता ही नहीं रखते। जैसे तेजस्वी यादव किस ऑफिस में नौकरी का फॉर्म भरता, 8वीं फेल है, लेकिन हवाई जहाज में केक काटता है। मायावती टीचर थी, वो पात्रता थी, वो तो टीचर थी, लेकिन उन्होंने टीचर की नौकरी छोड़ दिया, मुख्यमंत्री बनी थी, कई हजार करोड़ की जूती है उनके पास में। मुलायम सिंह का परिवार, लालू का परिवार, तेलुगु देशम का परिवार, ममता बनर्जी का परिवार, तो इस सब जांच वाच की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ईडी, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट एक प्रश्न पूछे, एक प्रश्न, और किसी चीज के प्रश्न या सिंगल प्रश्न पूछे सभी नेता से कि भाई वो कौन सा जादुई छड़ी आपके पास है कि करते कुछ नहीं हो और हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेते हो। सिर्फ ये बताओ, बाकी हम अपने आप समझ लेंगे। और हम भी यही जानना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी यही जानना चाहेंगे कि आपका नेता करते क्या है कि हजारों करोड़ की संपत्ति आ जाती है। मैं एक बार नॉर्थ एवेन्यू में एक मित्र के बहकावे में कुर्ता धोने के लिए दे दिया था। जब लेने गया तो उसको पैसा देना पड़ा, तो मैंने उनको बोला कि भैया मैंने नया नहीं खरीदा है, आपने नए जैसा धो जरूर दिया है, मेरा कुर्ता पुराना है और आप चार्ज नए का मांग रहे हैं। तो मैं वो धोबी बोला कि नहीं, ये धुलाई का ही चार्ज है, नया तो हमको मालूम नहीं आपने कितना खरीदा, क्योंकि वो अलग बिकता है, हम सिर्फ धोने और प्रेस करने का काम करते हैं। तो एक बार कुर्ता धुलवाने पर मेरी रीढ़ हिल गई थी पेमेंट करने में। सोचिए, वो लोग दिन में 3 बार कपड़ा बदलते हैं और तीनों बार धुल और प्रेस करके पहनते हैं, इतना माल आता कहाँ से है? सिर्फ यही ईडी और सुप्रीम कोर्ट पूछ दे तो बाकी अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो बंद करने से पहले 2 ही बात कहूँगा कि मित्रों, राजनीतिक लोगों की तेरी चुप मेरी चुप की सेटिंग होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना तो सोनिया गांधी जेल जाएंगी, ना प्रियंका रावत वाड्रा को कुछ होगा, या ऐसी धीरे धीरे चलता रहेगा, लोगों की स्मृति पर से बदल जाएगा। क्योंकि जैसे राहुल, प्रियंका, सोनिया जेल जाएंगे, अमित शाह का बेटा से भी पूछताछ हो जाएगी कि तेरे पास भी हजारों करोड़ संपत्ति कहाँ आई, नौकरी की पात्रता तो तेरे पास भी नहीं। तो अमित शाह नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इसीलिए इधर ऐसा नहीं होगा। यह बात मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन अफसोस है कि मतदान के टाइम आप भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। बस इसको याद रखिएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा और आपका देश सुरक्षित होगा। बाकी निर्णय आपका हाथ में है। नमस्कार।